बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं पौधों में पोषण या पोषण। हालांकि पोषण पौधों में भी होता है, सजीवों में भी होता है, पर आज हम आपको बताने वाले हैं स्पेशली पौधों में पोषण कैसे होता है, उसके विभिन्न प्रकार। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने जाते हो और यदि उसमें साइंस या पर्यावरण से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट पूछा जाना है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से प्रश्न बनता ही है। अभी जो मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस भर्ती की पोस्ट निकली है, इनमें विज्ञान विषय अलग से लगा हुआ है। हम अभी वर्तमान में उसी को ध्यान में रखते हुए ये विज्ञान की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप इन वीडियो को पूरा देखें। हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप विज्ञान की कई वीडियो देख सकते हैं। जो 2016-17 पुलिस भर्ती मध्य प्रदेश में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं चैप्टर्स को हमने इसमें शामिल किया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी कर दें। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं पौधों में पोषण। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि पोषण क्या कहलाता है। स्टूडेंट्स, पोषण का मतलब होता है सभी जो जीव होते हैं, चाहे वो पौधे हो चाहे सजीव अन्य जगत के प्राणी हो, ये सभी बाह्य स्रोतों से या किसी न किसी स्रोत से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और भोजन प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम पोषण कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है स्टूडेंट्स। तो शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए जितने भी जीव द्रव्यों की किसी शरीर को आवश्यकता होती है, उन जीव द्रव्यों को बनाने के लिए और शरीर की वृद्धि और विकास के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं। तो पोषण हमने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं, आज का चूंकि हमारा चैप्टर है क्या, पौधों में पोषण। अब हम चलते हैं पोषण के प्रकारों पर। तो पोषण के जो प्रकार होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। पोषण होता है दो प्रकार का, एक तो स्वपोषण होता है और एक दूसरा होता है विषम पोषण। यहाँ स्टूडेंट्स, स्वपोषण क्या कहलाता है? प्रकृति में जो पौधे पाए जाते हैं, ये पौधे कहें या वृक्ष कहें, पौधे और वृक्ष सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं स्वपोषण में कि पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं स्वपोषण। मतलब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपोषण। और ऐसे जीव जो स्वपोषण करते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी कौन कहलाता है? स्वपोषी कहलाते हैं पौधे, क्योंकि प्रकृति में पौधे ही एकमात्र ऐसी वस्तु है या ऐसे जीव हैं, पौधे ही एकमात्र ऐसे जीव हैं, हाँ कह सकते हैं जीवन होता है, ऐसे जीव हैं पौधे जिनमें ये क्षमता पाई जाती है जो सूर्य के प्रकाश सौर ऊर्जा को सीधी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पौधे जिस प्रकार, सीधी सी बात हम ये कहें कि पौधे जिस प्रकार का पोषण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्वपोषण। और स्वपोषण करने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी, या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। इस पृथ्वी पर पौधे ही एकमात्र स्वपोषी हैं। ठीक है। अब ये जो स्वपोषण होता है ये खुद दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण या प्रकाश स्वपोषण कहते हैं, एक होता है रासायनिक संश्लेषी स्वपोषण या रासायनिक स्वपोषण, इसको हम कहते हैं। प्रकाश स्वपोषण कहलाता है स्टूडेंट्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अभी हम आपको बताएंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है। कभी प्रश्न आ जाए कि पौधे किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश स्वपोषण। मतलब जो प्रकाश की उपस्थिति में जो पोषण होता है उसे हम कहते हैं प्रकाश स्वपोषण। और जो रासायनिक स्वपोषण कहलाता है, ये जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो प्रकाश से अपना भोजन नहीं बनाते, कुछ रासायनिक पदार्थों के स्वपोषण से अपना भोजन बनाते हैं, कुछ रासायनिक पदार्थों की सहायता से, किण्वन की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं रासायनिक स्वपोषण। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो जीवाणु होते हैं, ये मुख्यतः रासायनिक स्वपोषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं, यहाँ कभी कभी यहां से प्रश्न आते हैं स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। ठीक है। अभी स्वपोषण ही हमने आपको बताया है, आगे हम आपको और भी बहुत सी चीजें बताने वाले हैं। तो जो पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और विषम पोषण। स्वपोषण हम आपको बता चुके, विषम पोषण नहीं बता पाए, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, विषम पोषण का मतलब यह होता है कि ऐसे जीव जो
अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे पौधों या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी जीव, और इस प्रकार का पोषण कहलाता है विषम पोषण। मुख्यतः पृथ्वी पर पौधों को यदि छोड़ दिया जाए तो जितने भी जीव जंतु या मानव समुदाय है ये सभी के सभी कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, मतलब इनमें विषम पोषण पाया जाता है। विषम पोषण का मतलब होता है अपने भोजन या अपने पोषण पर दूसरों पर निर्भर रहने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विषम पोषण। इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है, विषमपोषी पोषण कहलाता है, और इस प्रकार के जीव विषमपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे मानव और अन्य जीव जंतु पृथ्वी पर सभी पौधों को छोड़कर सभी विषमपोषी होते हैं। एक बात हो गई। अब हम देख लेते हैं स्वपोषण और विषम पोषण में अंतर। तो स्वपोषण में क्या होता है, स्वपोषण में भोजन का निर्माण हरित लवक के माध्यम से होता है। स्वपोषण में भोजन का निर्माण हरित लवक के माध्यम से होता है। ये जो स्टूडेंट्स हरित लवक होता है इसे हम पर्णहरम भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है इसे हरित लवक को। और ये क्या करता है, ये पौधों का भोजन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हरित लवक जो पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है, हरी पत्तियों में या पत्तियों में पाया जाता है, जिसे हम हरित लवक कहते हैं। इस हरित लवक को पौधों का रसोईया भी कहा जाता है। इसका एक निकनेम है, इसका एक उपनाम है। कभी कभी प्रश्न आता है कि पौधों का रसोईया किसे कहते हैं, तो पौधों का रसोईया किसे कहते हैं, हरित लवक को, ठीक है, पर्णहरण। आगे बता रहे प्रकाश संश्लेषण में। तो यहाँ स्वपोषण में भोजन का निर्माण हरित लवक की सहायता से होता है। यहाँ विषम पोषण जीवों में जैसे अपन मानव समुदाय अपन खुद हो गए तो इनमें हरित लवक अनुपस्थित रहता है। विषम पोषी जीवों में पर्णहरण या हरित लवक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। स्वपोषण कौन करता है, स्वपोषण केवल पौधे ही कर सकते हैं। बाकी जो विषम पोषण कौन करता है, विषम पोषण सभी जीव जंतु और मनुष्य विषम पोषण करते हैं। सभी जीव जंतु व मनुष्य जो है वो क्या करते हैं, विषम पोषण करते हैं, पौधे स्वपोषण करते हैं। फिर हम कहें कि स्वपोषण में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। कभी नहीं आपने पढ़ा होगा कि पौधों का पाचन तंत्र। स्टूडेंट्स, पौधों में अन्य सभी प्रक्रियाएं और होती हैं। पौधों में निषेचन होता है, पौधों में, ठीक है, इस टाइप से बहुत सी प्रक्रिया मानव जैसी पौधों में पाई जाती है, पर पौधों में पाचन तंत्र नहीं पाया जाता। जबकि जो विषम पोषण होता है, विषम पोषी जीव जितने भी होते हैं इनमें एक पाचन तंत्र होता है। भोजन को पचाने की क्रिया के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। स्वपोषण में जो ऊर्जा बनती है ये अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, इसलिए हम इसे अधिक ऊर्जा दक्ष कहते हैं स्वपोषण को। और विषम पोषण जीव में हमें कम ऊर्जा प्राप्त होती है, इसलिए से ये कम ऊर्जा दक्ष होता है स्वपोषी की अपेक्षा। मतलब स्वपोषण में ये भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए ज्यादा ऊर्जा इसमें बनती है स्वपोषण में, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। इसको प्रदर्शित करने वाले माने ऐसे जीव जो स्वपोषण को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। प्रकृति में मुख्यतः उत्पादक कौन होते हैं, पौधे होते हैं। पौधों को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, ठीक है। तो स्वपोषण प्रदर्शित करने वाले जीव उत्पादक कहलाते हैं, और विषम पोषण प्रदर्शित करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं प्रकृति में, उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जो स्वपोषी जीव होते हैं, मतलब जो पौधे होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं, सबसे नीचे प्रथम पोषी स्तर पर होते हैं। और जो विषम पोषण में जो विषम पोषी जीव होते हैं ये द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक उपभोक्ता कहलाते हैं। बताएंगे हम आगे खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला के बारे में, उस समय द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ सब बताएंगे, ठीक है। फिर हम कहें कि स्वपोषी जो जीव होते हैं ये बनने वाला जो भोजन होता है, जो स्टार्च होता है, ये कहाँ संचित करते हैं, तो स्टार्च को ये पत्तियों में संचित करते हैं। कभी यदि आपको प्रश्न आ जाए कि पौधे बनने वाले स्टार्च को कहाँ संचित करते हैं, तो जो भोजन बन जाता है उसको कहाँ रखते हैं, इकट्ठा करके उसे पत्तियों में रखते हैं। बाकी जो जंतु होते हैं या मनुष्य होता है, ये जंतुओं में मुख्यतः जो संचित पदार्थ है, इस संचित पदार्थ को वहां तो स्टार्च कहते हैं, पौधों में संचित पदार्थ स्टार्च कहलाता है। जंतुओं में संचित पदार्थ को हम ग्लाइकोजन कहते हैं इंग्लिश में, इसे हम जंतु स्टार्च भी कह सकते हैं, ग्लाइकोजन या जंतु स्टार्च कहते हैं। और जंतुओं में जो ये स्टार्च संचित होता है, याद रखना ये कहाँ होता है, लीवर में। पौधों में पत्तियों में स्टार्च संचित होता है, और यहाँ जंतुओं में ग्लाइकोजन कहते हैं स्टार्च को, ये कहाँ संचित होता है, लीवर में संचित या संग्रहण होता है, ठीक है। ये हम बता ही चुके थे कि जो स्वपोषण है ये खुद दो प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण और रसायन संश्लेषी स्वपोषण। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं जो ये जो विषमपोषी पोषण होता है, ये विषमपोषी पोषण होता है, ये मुख्यतः चार प्रकार का होता है। विषमपोषी जीव क्या कहलाते हैं, जो विषम पोषण करते हैं उनको हम विषमपोषी जीव कहते हैं। और जो विषमपोषी जीवों में जो पोषण पाया जाता है ये चार प्रकार का होता है। ट्रिक से हमने बताने का प्रयास किया है, यहाँ हमने कोई ट्रिक लिखी है, पास में कीट मृत हो गया। ट्रिक यदि आप याद रखते हो, पास में कीट मृत हो गया, ऐसी यदि आप ट्रिक याद रखते हो तो यहां से जो विषमपोषी जीवों में ऐसे याद रख लेना, पास में कीट मृत हो गया क्योंकि उसने विष पी लिया, कुछ भी, तो विष पी लिया मतलब विषमपोषी, ऐसे और आप बढ़ा सकते हो। यहाँ स्टूडेंट्स पास से बनेगा परजीवी, परजीवी पोषण,
ठीक है। फिर यहां लिखा है सा से बनेगा स्पास के सा से सहजीवी पोषण या परजीविता या सहजीविता। फिर यहाँ कीट से लिखेगा कीट भक्षी, ठीक है, या मांसाहारी पौधे। और यहाँ मृत शब्द लिखा है तो इससे बनेगा मृतोपजीवी पोषण या मृतोपजीवी। तो कभी यदि आपको ऐसा प्रश्न आ जाए कि विषमपोषी पोषण कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट्स, तो विषमपोषी पोषण 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से प्रकार? परजीवी, सहजीवी, कीटभक्षी और मृतोपजीवी। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। यहां से स्टूडेंट्स आपको प्रश्न कैसे आते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स बना लें, पेन कागज उठा करके लिख लें इनको कॉपी में। यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे अब हम आपको बता रहे हैं कि विषमपोषी जीव कितने प्रकार के होते हैं, विषमपोषी जीवों में कितने प्रकार का पोषण पाया जाता है, तो 4 प्रकार का। कभी कभी कहेंगे कि विषमपोषी जीवों में निम्न प्रकार का पोषण पाया जाता है, इन्हीं 4 में से सिलेक्ट करना, या कहेंगे निम्न प्रकार का पोषण नहीं पाया जाता, यहीं से सिलेक्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स। अब और कैसे प्रश्न आते हैं, और प्रश्न यहां से आते हैं जो हमने उदाहरण लिखे हैं, परजीवी के उदाहरण लिखे हैं, सहजीवी के उदाहरण आपको हमने बताए हैं, मृतोपजीवी के बताए, कीटभक्षी के। ये एग्जाम्पल जरूर आप याद करना, यहीं से प्रश्न आते हैं। कहेंगे लाइकेन किस प्रकार का जीवी है, मृतोपजीवी, परजीवी या कीटभक्षी, इस प्रकार के। कहेंगे यूट्रिकुलेरिया, कहेंगे कलश पादप, इस टाइप के प्रश्न यहां से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परजीवी क्या कहलाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम, या हालांकि परजीवी कौन हो सकते हैं, देखो ये पौधे भी हो सकते हैं इनमें, और जीव जंतु और भी आ सकते हैं, केवल इतना नहीं समझना। लेकिन आज हमारा पढ़ने का उद्देश्य क्या है, आज हम केवल पौधों के बारे में पढ़ रहे हैं कि पौधे कौन कौन से परजीवी होते हैं। ठीक है, परजीवी तो सभी होते हैं, हम खुद, मानव समुदाय, सभी जीव जंतु सब परजीवी होते हैं, केवल पौधों को छोड़ दिया जाए तो सभी परजीवी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परजीवी की परिभाषा में हम क्या कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए या अपने आवास के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भोजन और आवास दोनों, ध्यान रखना। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपने भोजन और आवास के लिए मुख्यतः दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। और उनका यह गुण परजीविता कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, परजीविता कहलाता है। तो हमने परजीवी बता दिया, परजीविता बता दिया, उसी को हम कहते हैं परभक्षिता। क्या कहते हैं, परभक्षिता। मानव भी खुद परजीवी है। यहां पर एक परिभाषा और लिखी है, भक्षक और भक्ष्य। तो भक्ष्य क्या कहलाता है, भक्ष्य कहलाता है स्टूडेंट्स जिसका भक्षण किया जाए, मतलब जो खाया जाए। ठीक है, जैसे शेर हिरण को यदि खाता है तो हिरण कहलाएगा भक्ष्य, और जिसके द्वारा भक्षण किया जा रहा है, जिसके द्वारा किसी जीव या किसी वस्तु को खाया जा रहा है, जिसके द्वारा, वो कहलाता है भक्षक। मतलब यदि शेर हिरण को खाता है तो शेर कहलाएगा भक्षक और हिरण कहलाएगा भक्ष्य। ठीक है, यदि हिरण घास को खाता है तो घास कहलाएगी भक्ष्य और हिरण कहलाएगा भक्षक, इस टाइप से। तो और भी परिभाषा में जो आंशिक या पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, आंशिक भी रह सकते और पूर्ण रूप से निर्भर रह सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है परजीवी, खासकर पौधों में क्या होता है, देखो परजीवी तो बहुत से होते हैं। अब अपन खुद परजीवी है, देखो जुआ परजीवी है, जुआ ये मानव में पाया जाता है, मानव में पाया जाता है तो ये मानव का खून चूसता है, मतलब ये मानव पे ही निर्भर है। ठीक है, हम कहें मच्छर, मच्छर भी खून चूसता है तो ये भी मानव पर निर्भर है। खटमल, खटमल हो जाते हैं पुराने कपड़ों आदि में रखे रखे, बहुत समय तक कपड़े यदि रखे रहे तो नमी वगैरह आ जाए तो खटमल हो जाते हैं। जोंक, गोंच जिसको हम कहते हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये परजीवी हैं। कहीं ना कहीं दूसरों पर निर्भर रहते हैं, मानव पे या कुछ पशुओं पे। ठीक है, अब परजीवी, हालांकि हम पौधों के बारे में यदि पढ़ रहे हैं तो पौधों में हमें क्या पढ़ना है कि इनमें विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। किसमें, परजीवी जो पौधे होते हैं, इन पौधों में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो पोषक के शरीर में घुसकर भोजन का अवशोषण करती हैं। वो जड़ें कहां प्रवेश कर जाती हैं, पोषक के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, जहां से उनको पोषण करना है, और वहां से भोजन का क्या करते हैं, वो पौधे अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। अब यहां से, हालांकि परजीवी खुद 2 प्रकार के होते हैं, आंशिक परजीवी और पूर्ण परजीवी, उतना तो हमें नहीं पढ़ना है। अब हमने यहाँ पर लिखे हैं परजीवियों के उदाहरण, आपको ट्रिक के तरीका से इनको याद कर लेना। ठीक है, तो मुख्यतः जो परजीवी होते हैं ये तो है ही परजीवी, बस पर कुछ पौधों के नाम हमने यहाँ लिखे हैं। एक लिखा है आरोबैंकी, रेफ्लिसिया, चंदन, हालांकि आंशिक परजीवी है, चंदन, कसकुटा,
कसकोटा अमरवेल आपने देखी होगी, हरे पीले कलर के कुछ बोले बोले पतली पतली सी तार धागे जैसे, उनकी जड़ें नहीं होती, किसी पौधे पर किसी वृक्ष पर पूरे के पूरे छा जाते हैं, ठीक है, पोषण के लिए उसी वृक्ष पे जिस पे वो छा जाते हैं उसी पर निर्भर रहते हैं। तो अमरवेल भी परजीविता का उदाहरण है, ठीक है। रेफ्लिसिया, रेफ्लिसिया, स्ट्रिगा, लारेंथस और बांदा, ये एग्जाम्पल काय के हुए स्टूडेंट्स, ये परजीवी के। यहां से प्रश्न आता है कि रेफ्लिसिया में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, चंदन में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के यदि प्रश्न आते हैं तो आप कहोगे उनमें परजीविता का भोजन, परजीविता का पोषण उनमें पाया जाता है, ठीक है। आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल आपको ट्रैक बना के याद कर लें, हम बताएंगे, समय लग जाएगा अभी पर्याप्त है नहीं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं सहजीविता की तरफ। किसकी तरफ? सहजीवी पोषण क्या कहलाता है पौधों में, या सहजीविता क्या कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कभी कभी क्या होता है कि दो प्रकार के पौधे एक साथ जुड़े होते हैं, कभी कभी दो प्रकार के पौधे एक साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से जीवन यापन कर रहे होते हैं, या तो दोनों को लाभ ही लाभ हो रहा है, या फिर एक को लाभ हो रहा होगा दूसरे को बिल्कुल भी हानि नहीं हो रही होगी, या दूसरे को लाभ हो रहा होगा पहले को बिल्कुल भी हानि नहीं हो रही होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब दो पौधे एक दूसरे के साथ इस प्रकार मिलकर जीवन यापन करते हैं कि दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, या सहायता नहीं भी करते तो नुकसान नहीं पहुंचाते, इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण कहते हैं। और पौधों के इस प्रकार के पोषण का जो गुण है वो क्या कहलाता है? सहजीविता कहलाता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है कि एक पौधा दूसरे पौधे को यदि भोजन देता है तो दूसरा पौधा पहले पौधे को आवास देता है। एक पौधा यदि दूसरे पौधे को भोजन देता है तो पहला पौधा दूसरे पौधे को नमी, जल या कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इस प्रकार से इनमें सिस्टम बनता है, मतलब एक दूसरे की ये हेल्प कर रहे होते हैं। इस प्रकार के पोषण को हम क्या कहते हैं? सहजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। यही हमने यहाँ लिखा है कि यदि एक दूसरे को यदि एक भोजन दे रहा होता है तो दूसरा पौधा उनको क्या दे रहा होता है? आवास दे रहा होता है। अब ये सहजीविता किस में हो सकती है? कभी प्रश्न आया है ऐसा, तो ये दो पौधों में भी हो सकती है सहजीविता, दो जंतुओं में भी हो सकती है सहजीविता, पौधे और जंतुओं में भी हो सकते हैं। इससे पेयर बन सकते हैं, दो पौधे भी सहजीविता का उदाहरण दर्शा सकते हैं, दो जंतु भी दर्शा सकते हैं, और पौधे और जंतु मिलकर भी दर्शा सकते हैं। लेकिन आज का हमारा जो विषय है ये पौधों से संदर्भ में है, तो हम पौधों पे ही चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण होता है लाइकेन। यह एक उदाहरण लिखा है लाइकेन, ठीक। ये जो पर्ण फूल टाइप का होता है, अपने मसाले अपन खरीदते हैं उसमें, वही लाइकेन होता है। तो लाइकेन में क्या होता है अब आप समझो। लाइकेन में क्या होता है? लाइकेन के पौधे में एक शैवाल और फफूंद एक साथ रहते हैं। ध्यान से सुनना, सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है लाइकेन, याद रखना, ठीक है। सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? लाइकेन। कैसे याद रखोगे? ठीक है, यहां लिखा है कैन, ठीक है, साथ में अपन कैन लेके चलते ही कभी कभी, तो सह कैन, लाइकेन जो है वो सहजीविता का उदाहरण है। लाइकेन में स्टूडेंट्स क्या होता है? इसमें एक शैवाल होता है और शैवाल के साथ में फफूंद होती है। ये लाइकेन को शैवाल और फफूंद घेरे रहते हैं, शैवाल और फफूंद एक साथ रहते हैं। अब इनमें क्या होता है? इनमें ये होता है कि जो शैवाल होता है ये शैवाल फफूंद को भोजन बना के देता है। शैवाल क्या करता है? शैवाल, चूंकि देखो शैवाल क्या है? पौधा है, तो ये तो भोजन बनाएगा, खुद बनाएगा। शैवाल जो है ये भोजन बनाता है, उस भोजन को कौन ग्रहण करता है? फफूंद ग्रहण करता है। और बदले में जो फफूंद है, ये फफूंद क्या करता है? बदले में फफूंद इस शैवाल को नमी और नाइट्रोजन की पूर्ति कर देती है। नमी, जल और नाइट्रोजन की पूर्ति कर देती है कौन? फफूंद शैवाल को। मतलब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो सहजीवी हो गए, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं। मनुष्य की आंत में जो एंटमीबा कोलाई जो जीवाणु पाया जाता है, ये मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन मनुष्य की आंत में पाया जाता है, ये मनुष्य से पोषण प्राप्त करता है। इसलिए एंटमीबा कोलाई जो जीवाणु है ये भी सहजीवी का उदाहरण है, ठीक है। सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है जो दलहनी पौधे होते हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। स्टूडेंट्स, लाइकेन और राइजोबियम ये सहजीविता के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। और ये राइजोबियम से संबंधित प्रश्न ही पूछा जाता है। कभी कभी तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दे रहे हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहलाता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है?
कि जो पौधे होते हैं, ये पौधों में खुद ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती कि मिट्टी से नाइट्रोजन को, चूंकि नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधों को होती है, तो कई पौधों में ऐसी क्षमता नहीं पाई जाती जो भूमि से सीधे नाइट्रोजन को अवशोषित कर सकें, सीधे नाइट्रोजन प्राप्त कर सकें। इसके लिए क्या होता है कि इन जिन पौधों में नाइट्रोजन स्तरीकरण करने की क्षमता, वातावरण से सीधे नाइट्रोजन लेने की क्षमता नहीं पाई जाती, उनकी जड़ों में नाइट्रोजन स्तरीकरण जो जीवाणु होते हैं, ये गांठें बनाकर रहते हैं उनकी जड़ों में। ये जीवाणु क्या कर देते हैं, जैसे राइजोबियम है नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु। ये जीवाणु क्या कर देते हैं, उनकी जड़ों में गांठें बनाकर रहते हैं और ये भूमि से नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों को दे देते हैं। ये कहलाता है नाइट्रोजन स्तरीकरण करना। और जो ये जीवाणु होते हैं राइजोबियम, ये पौधों को भूमि से अवशोषित करके, जमीन से मिट्टी से अवशोषित करके नाइट्रोजन पौधों को देते हैं। बदले में पौधे इनको आवास और भोजन देते हैं, मतलब एक दूसरे की कर रहे ना हेल्प। ठीक इसी प्रकार हम कहते हैं कि जो राइजोबियम है नाइट्रोजन स्तरीकरण जो जीवाणु है, और जो लाइकेन है ये सहजीविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता है, हाइड्रा नामक एक जंतु होता है। हाइड्रा नामक जंतु की कोशिका में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जिसका नाम है जुओक्लोरेला। क्या नाम है, जुओक्लोरेला। तो इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रा नामक जंतु की कोशिका में एक सूक्ष्म जीव पाया जाता है जुओक्लोरेला, और क्या पाया जाता है उसमें, हरे शैवाल पाए जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं कि जो ये हरे शैवाल है, ये भोजन बनाकर इसको देते हैं, बदले में ये नमी और जल की पूर्ति करता है। किसको, शैवाल को। ठीक है, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ध्यान रखना यहां से प्रश्न कैसे आएंगे, यहां से आपको 3-4 चीजें याद कर लेना है। या तो आपको ये लाइकेन लिखाएगा, ठीक है, लाइकेन लिखाएगा, या फिर आपको ये राइजोबियम नाइट्रोजन स्तरीकरण जीवाणु का नाम लिखाएगा, या फिर आपको जुओक्लोरेला लिखाएगा। ठीक है, तो या फिर ये एंटमीबा कोलाई लिखाएगा। तो आप समझ जाना कि ये किसके उदाहरण है, ये सहजीवी के उदाहरण है। मतलब ये गुण क्या कहलाता है, सहजीविता। एक शब्द और कभी एग्जाम में पूछा गया, हमने यहां से उठाया है, यहां लिखा है माइकोराइजा। क्या लिखा है, माइकोराइजा। स्टूडेंट्स इसको समझना, ये माइकोराइजा क्या कहलाता है, तो कवक या फफूंद, जिसको हम फंगस कहते हैं, कवक या फफूंद का किसी पौधों की जड़ों के साथ जो सहजीविता होती है, जो सहजीवन होता है, उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। मतलब माइकोराइजा क्या कहलाएगा, किसी पौधे की जड़ों के साथ में कवक या फफूंद का सहयोग करना माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट्स तीसरे प्रकार के जो पौधे होते हैं उन्हें हम कहते हैं कीटभक्षी पौधे। क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे। मतलब क्या है कीटभक्षी पौधे का मतलब कि ये ऐसे पौधे जो अपना भोजन बनाने के लिए या जो अपना पूरा पोषण करने के लिए कीटों पर निर्भर रहते हैं, जो कीटों को खा जाते हैं, ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, कीटभक्षी पौधे कहते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है कीटभक्षी पौधों की, कि ये ऐसी जगह पर उगते हैं जहां पर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं। ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं। कभी प्रश्न आता है कि कीटभक्षी पौधों के संदर्भ में क्या सत्य है, तो याद रखना कीटभक्षी पौधे ऐसे पौधों को कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं हो पाती। ऐसे स्थानों पर, खासकर दलदली ऐसे स्थानों पर ये उगते हैं कि जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति नहीं कर पाते हैं भूमि के माध्यम से या वातावरण के माध्यम से। तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए छोटे छोटे कीट जो उन पर बैठते हैं उनको ये खा जाते हैं। ठीक है, उनसे नाइट्रोजन की प्राप्ति करते हैं। अब यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं कि कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण क्यों करते हैं। तो उसमें हमें कौन से ऑप्शन में सही लगाना है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वहां नाइट्रोजन नहीं पाई जाती, वो लेने में असमर्थ होते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए कीटभक्षी पौधे पौधों का कुछ प्रकार के कीटों का भक्षण करते हैं। इस प्रकार के पौधों को कीटभक्षी पौधे कहते हैं। वहां उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। इन्हें मांसाहारी पौधे भी कहा जाता है, क्योंकि कीटों को खा जाते हैं, इसलिए इन्हें मांसाहारी पौधे भी कहते हैं। मुख्यतः ये दलदलों में उगते हैं। इनके एग्जाम्पल क्या है, अच्छा, और ये कैसे क्या होता है कि इनमें एक कलश बनता है, इनमें कलश बनता है और उस कलश में कुछ चिपचिपा रासायनिक पदार्थ, ये पौधे कीटभक्षी जो पौधे हैं उस कलश में एक रासायनिक चिपचिपा पदार्थ मुहाने पे बनता है कलश, बिल्कुल सबसे ऊपरी भाग पे।
तो वो चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, उस चिपचिपे पदार्थ की गंध से जो आसपास के कीट आ जाते हैं आकर्षित होकर, वो कीट उस कलश पर बैठते हैं और वो कलश पर धीरे से कैसा हो जाता है, वो बंद हो जाता है और उसी कलश में उस जो कीट बैठे हैं उसका वो पाचन कर लेते हैं और वहां से उनके मृत शरीर से नाइट्रोजन की पूर्ति वो कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इनको आप कोई ट्रिक से याद कर लेना। एक तो सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला जो एग्जाम्पल है वो कहलाता है पिचर प्लांट। ठीक है, पिचर प्लांट या उसी को घटपर्णी कहते हैं या उसी को कलश पादप कहते हैं। जब भी आप ये पिचर प्लांट, घटपर्णी या कलश पादप, देखो कलश तो बनता ही है, हमने आपको अभी बताया, तो कीट भक्षी में कलश बनता है सबसे ऊपरी सिरे पर, उसी कलश में आके वो बैठते हैं। तो कीट भक्षी, कलश पादप, पिचर प्लांट और घटपर्णी। और भी उदाहरण है डायोनिया, डायोनिया डाई शब्द लिखे, डाई मन मर जाना, तो यहाँ कीट बैठेगा तो मर ही जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, कुलेरिया किल मतलब वो किल कर देता है, इसको इससे जोड़ लेना, कीट भक्षी पौधा तो कुलेरिया। ठीक है, संड्यू, संड्यू कीट भक्षी में आएगा। ड्रोसेरा, ठीक है, किसी की ड्रेसिंग वगैरह हो रही है यदि वो जाने वाला है तो ऐसे। एल्ड्रोवेंडा, बीनस फ्लाई ट्रैप, बीनस फ्लाई ट्रैप, बीनस, यदि आप बीनस ग्रह पे जाओगे तो उड़ के जाओगे तो तुम्हारा भक्षण हो सकता है, ऐसे करके इसको याद कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने कौन से उदाहरण बताए कीट भक्षी पौधों के। आप इनकी ट्रैक भी बना सकते हो, हम बना के बताएंगे, बहुत समय लगेगा, बता देंगे कभी। ये एग्जाम्पल है, यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहेंगे कि निम्न में कौन सा पौधा कीट भक्षी पौधा है, कह देंगे कलश पादप, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, तो अपन कहेंगे उपरोक्त सभी। इन एग्जाम्पल से ही प्रश्न बनते हैं, इनको आप अलग से नोट करें, कोई ट्रैक बनाएं, बहुत दिमाग लगाएं, इनमें अपनी ट्रैक लगाएं कि कैसे ये कीट भक्षी हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो चौथे प्रकार के पौधे होते हैं उनको हम कहते हैं मृतोपजीवी या मृतजीवी। तो स्टूडेंट्स, मृतोपजीवी या मृतजीवी ऐसे पौधों को हम कहते हैं जो अपना भोजन सड़े गले, मरे हुए वनस्पतियों या जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी या मृतजीवी। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए या सड़े गले हुए वनस्पतियों या सड़े गले हुए जीव जंतुओं को मिट्टी में मिला देते हैं, उसका जीवांश में परिवर्तित कर देते हैं, उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृति का सफाई कर्मी। कभी भी आपसे कहा जाए प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, तो या तो अपघटकों को कहते हैं या फिर मृतोपजीवी या मृतजीवी को कहते हैं। ठीक है, प्रकृति का सफाई कर्मी। ये पौधे कहाँ उगते हैं, सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं, सड़े गले पदार्थों पर या सड़ी गली जगह जो दुर्गंध युक्त जगह होती है उसी स्थान पर ये पौधे उगते हैं और ये उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मृतोपजीवी या मृतजीवी। इसमें मुख्यतः क्या क्या आ जाता है, जैसे कवक है या फफूंद। ठीक है, जो सड़ी गली चीज होगी, रोटी, किसी ब्रेड को थोड़ा सा पानी डालकर आप 2-3 दिन के लिए रख दो, वहां हरी हरी फफूंद अपने आप बन जाती है, मतलब वो बेकार स्थान है, कह सकते हैं हम, सड़ा गला स्थान है। तो ऐसी जगह पर ये पौधे उगते हैं और ऐसी जगह से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्या क्या आ जाता है, कवक आ जाते हैं, कवक फफूंद उसी में आ जाती है। जीवाणु, ऐसे याद करना, कवक, जीवाणु, कोकुरमुक्ता, मशरूम, मोनोट्रोपा, ठीक है, हाइपोपाइटिस, न्यूटिया, ईस्ट और पेनिसिलियम। ये काय के एग्जाम्पल हो गए, मृतजीवी के। खासकर ज्यादा नहीं हो तो ये तो हो जाएंगे कवक, जीवाणु, कोकुरमुक्ता, मशरूम, ठीक है, और ईस्ट, ये तो हो जाएंगे आपको। ईस्ट भी फफूंद ही कहलाता है, तो ये तो आपको हो जाएंगे यार। तो ये क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, मृतोपजीवी। आप इनके एग्जाम्पल लिख लें, इन एग्जाम्पल से ही प्रश्न आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जनक अरस्तु को कहा जाता है, याद रखना। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में सबसे पहले अरस्तु ने ही बताया, और अरस्तु ने बताया था कि पौधे अपना जो भोजन है वो जड़ों से प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है, पहले आप इसको समझ लो। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को फोटोसिंथेसिस क्रिया कहा जाता है। ठीक है, और सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था, अरस्तु के द्वारा बताया गया था। अब इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम देख लेते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण
और ये किसकी उपस्थिति में होती है? प्रकाश की उपस्थिति में होती है। यहां से कुछ प्रश्न आते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। हालांकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद अपने आप में एक बड़ी क्रिया है, समय लगता है समझने में, लेकिन एग्जाम व्यू के हिसाब से हम आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो आपसे यदि ये पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनकी आवश्यकता होती है। जल जड़ों से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से मिल जाती है पौधों में। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि पौधे श्वास कहां से लेते हैं, सांस कहां से लेते हैं, पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है? तो इसमें आपको याद रखना है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उन। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जल की, सूर्य के प्रकाश की, और पौधे सांस कहां से लेते हैं? पौधों की पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में स्टोमेटा, हिंदी में रंध्र कहा जाता है। यहाँ से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, यहीं से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं रंध्रों से। एक बात हो गई। अब कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा में मुक्त होती है? तो याद रखना, ये सौर ऊर्जा मतलब प्रकाश की सहायता से बनती है, तो इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि बाद में क्या बन जाता है? ग्लूकोज बन जाता है, या स्टार्च बन जाता है, या कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का केमिकल है। तो याद रखना, कभी आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी ऊर्जा में बदलती है, तो हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, सोलर एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, इसमें अच्छा, अब ये होती कहां है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? इसमें ध्यान रखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः पत्तियों में होती है, तथा कुछ हरे भागों में, कुछ या ना के बराबर, कभी यदि ऑप्शन में आ जाए तो इसको आप सही मान सकते हो, क्रिया पत्तियों में होती है, लेकिन कुछ क्रिया प्रकाश संश्लेषण की पौधे के हरे भाग जो होते हैं तना आदि में भी होती है, कुछ भाग। ठीक है, ये सत्य है इसमें। फिर हम कहें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनता क्या है? तो जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बनता है, या फिर तो आपको ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट आएगा या फिर ग्लूकोज आएगा। क्या आएगा? ग्लूकोज, C6H12O6, ये रासायनिक सूत्र होता है किसका? ग्लूकोज का, ये बनता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अंत में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, और ये कैसी प्रक्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है, क्योंकि जीव होते हैं पौधे, तो जीव द्वारा रासायनिक क्रिया की गई है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न आता है कि पत्तियों में कितने प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं? तो अभी तक अपन केवल हरित लवक, जिसे पौधों का रसोईया कहा जाता है, हम उसी के बारे में जानते हैं, पर ऐसा नहीं स्टूडेंट्स। पत्तियों में, पौधों की पत्तियों में 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, 4 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम बाद में बताएंगे वर्णकों के बारे में, अभी तो आप इतना याद रखो। ठीक है, क्लोरोफिल को क्या कहते हैं, या हरित लवक को क्या कहते हैं? रसोईया कहते हैं। और कभी कभी प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल कब होती है? तो ध्यान रखना, दिन के समय में होती है, क्योंकि रात के समय में पौधों को प्रकाश नहीं मिलता है, इसलिए रात के समय प्रकाश पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। फिर कभी कभी प्रश्न आता है कि किस रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर सबसे ज्यादा होती है? तो याद रखना, नीले रंग के प्रकाश में। किस रंग के? नीले रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर, मतलब जल्दी जल्दी भोजन बनता है नीले रंग के प्रकाश में। याद रखना, बैगनी, नीला मतलब नीला भी आ सकता, बैगनी भी आ सकता। बैगनी रंग के प्रकाश में सर्वाधिक दर होती है, इसके बाद सबसे ज्यादा दर होती है लाल रंग के प्रकाश में। लेकिन कभी कभी प्रश्न सबसे ज्यादा दर कहा जाए तो नीला या बैगनी ही कहना आप, उसके बाद लाल कहना। लेकिन यदि आ जाए प्रश्न के सबसे कम दर प्रकाश संश्लेषण की किस प्रकाश के रंग में होती है, तो हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर सबसे कम होती है। हरे रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की दर सबसे कम होती है, क्योंकि जो पौधे होते हैं ये हरे रंग को सबसे कम अवशोषित करते हैं। पौधे हरे रंग के प्रकाश को सबसे कम अवशोषित करते हैं, पूरे प्रकाश हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधे हरे रंग के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से संबंधित भी है। तो ध्यान रखना, नीले रंग के प्रकाश में सबसे तेज गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और हरे रंग के प्रकाश में सबसे कम गति से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कुछ चीजें और यहाँ कभी कभी प्रश्न आता है कि रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, वृक्षों के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो नहीं पाती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, प्रकाश की अनुपस्थिति होती है उस समय, तो पेड़ पौधों के आसपास में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा
बढ़ जाती है और आपकी दम घुट सकती है, घुटन महसूस आपको हो सकती है, ऑक्सीजन की वहां कमी हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड चारों ओर बढ़ जाती है, इसलिए आपको घुटन महसूस हो सकती है, इस कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। इसी कारण से रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। यहाँ हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, चूंकि एक रासायनिक अभिक्रिया है इसलिए हमने यहाँ उसका समीकरण लिखा है 6CO2 + 6H2, प्रकाश मिला यहाँ से तो C6H12O6 ये ग्लूकोज बन गया और 6 अणु जो है ये कार्बन ऑक्सीजन के मुक्त हो गए। ऊपर पूरे यदि निशान लगा रहता है केमिकल रिएक्शन में तो ये गैस उत्पाद को बताता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड पर निर्भर करती है, उतनी ही जैसे 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में पाई जाती है, तो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होने पर भी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है आसानी से हो जाती है। फिर हम कहें कि ताप पे भी निर्भर करता है प्रकाश संश्लेषण। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक यदि ताप होता है वातावरण का तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की आसानी से होती रहती है। इतने में पौधे अपना भोजन आसानी से बना लेते हैं। यदि इतने से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया जाए तो फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार से प्रकाश पर भी सूर्य के प्रकाश पर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो है प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि बहुत ज्यादा प्रकाश इसको दिया जाए तो भी, या बहुत ज्यादा ताप दिया जाए तो पौधे मुरझाने भी लगते हैं। ठीक है, और जल तो पर्याप्त मात्रा में पौधों को मिलना ही चाहिए। यदि जल नहीं मिलेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी, पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और वो मुरझा के मृत हो जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ से निर्भरता पूछी जाती है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः इन 4 कारकों पर निर्भर करती है। स्टूडेंट्स, आपको यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।